नमस्कार। दिन भर की हर बड़ी खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। खबरदार में आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो जबरदस्त मुकाबला जो फिल्मी दुनिया की धाकड़ क्वीन कंगना और मुंबई के किंग कहे जाने वाले ठाकरे परिवार के बीच चल रहा है। उद्धव सरकार पर कंगना रनौत के सीरियल अटैक जारी है। कल बीएमसी का बुलडोजर कंगना के दफ्तर पर आया था, आज कंगना अपने आक्रोश के बुलडोजर के साथ आई। 10 मिनट तक अपने दफ्तर की बर्बादी का मंजर देखती रही। कंगना ने पाई वसूलने की कसम खाई है। अब सवाल यह है कि कंगना वर्सेस ठाकरे के इस मुकाबले का क्लाइमैक्स क्या होगा, इसका जवाब आज के घटनाक्रम में छिपा है। आज कंगना अपना पॉलिटिकल बुलडोजर लेकर आई थी। यह ऐसा बुलडोजर है जो दिखाई नहीं देता, नुकसान बहुत करता है। कंगना का पॉलिटिकल बुलडोजर चल रहा है। उन्होंने ठाकरे परिवार पर 5 सीधे वार किए हैं। इस मुकाबले में सवाल बीएमसी पर भी उठे हैं। आज इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण जरूरी है। इसके अलावा एक अच्छी खबर यह है कि आज से भारतीय वायुसेना में राफेल का राज शुरू हो गया है। वायुसेना के तरकश में राफेल का शक्ति बाण आ गया है। आज अंबाला से जो तस्वीरें आई हैं उनमें आपको भारत का आत्मबल नजर आएगा। वायुसेना में राफेल का इंडक्शन कैसे हुआ, सर्वधर्म संभाव वाली पूजा, वाटर कैनन, हवाई कलाबाजियां, यह आज के दिन का जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस था। इसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। और आज पेंगोंग की पहाड़ियों के नीचे पक रहे चाइनीज षड्यंत्र के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। एक तरफ मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों का संवाद है, दूसरी तरफ पेंगोंग में चीनी सेना के अवैध कब्जे के अरमान एक्सपोज हुए हैं। जरा सोचिए, आपका पड़ोसी आपके साथ बैठे, बातें करे, हाथ मिलाए, शांति स्थापित करने की आध्यात्मिक बातें करे और पीठ पीछे विश्वासघात करे। इस धोखे का हिसाब करेंगे बस थोड़ी ही देर में। लेकिन सबसे पहले बात कंगना रनौत की। 16-17 साल पहले मुंबई आई थी, तब उनके पास सिर्फ 1500 रुपए थे। संघर्ष के दिनों में उनके पास ऐसे कपड़े खरीदने के पैसे नहीं होते थे जिन्हें पहनकर वो किसी अवार्ड शो में जा सके। आज कंगना के पास सब कुछ है। अपनी मेहनत से दौलत और शोहरत उन्होंने कमाई है। अपनी मेहनत की कमाई से उन्होंने अपना ऑफिस बनाया था, इसे नाक की लड़ाई में तोड़ दिया गया। आज कंगना अपने दफ्तर पहुंची, करीब 10 मिनट तक वहां हुई बर्बादी का मंजर देखा उन्होंने। लेकिन कंगना बेबस नहीं है, बहादुर है। एक एक पाई वापस लेने की कसम खाई। उद्धव ठाकरे, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कंगना के चेहरे पर उनका कॉन्फिडेंस देखिए। वो बेचैन नहीं है, वो बेबस नहीं है, वो बहादुर है। दूसरे दिन ही दफ्तर पहुंच गई। सबको बता दिया, सामने कितने भी ताकतवर लोग हों, कंगना किसी से डरती नहीं। आप देख रहे हैं आज तक की स्क्रीन पर कंगना रनावत यहाँ पे देखते हुए ये पूरा बर्बादी का मंजर, पूरा टेबल, फर्नीचर, चेयर सब कुछ तोड़ा हुआ है, पूरी अलमारियां टूटी हुई हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर आप देखिए। उनकी मैनेजर भी उनके साथ है, उनकी बहन भी उनके साथ है। और कंगना रनावत यहाँ पे एक दिन बाद, मुंबई पहुंचने के एक दिन बाद यहाँ पे पूरे इलाके में जो ये पैंट्री जिसको बीएमसी ने कहा इसकी अनुमति नहीं है। अब जो हनुमान जी की मूर्ति है, संकट मोचक, उनके संकट मोचक है राम मंदिर। कंगना ने कहा था ये मेरा राम मंदिर है और आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। मुंबई में कोई और होता तो डर कर बैठ जाता। फिल्मी सितारे वैसे ही कम बोलते हैं, लेकिन कंगना अलग मिट्टी की बनी है। वो चुप कैसे बैठ जाएंगी? उनकी जिंदगी भर की कमाई को बर्बाद किया गया, वो पाई पाई वसूलेंगी। कंगना आप फर्स्ट फ्लोर पहुंच गई हैं। यहाँ पे लगातार पूरी खिड़कियां हिल रही थी ड्रिलिंग मशीन से, और जो हथौड़े हैं उससे तमाम चीजों का इस्तेमाल करके यहाँ पे तोड़फोड़ की गई थी। लगभग 50 बीएमसी के कर्मी थे। अब ग्राउंड फ्लोर से कंगना जीनों के जरिए ऊपर गई है। बताया जा रहा है पूरी नींव हिल गई है, उनके दफ्तर की पूरी नींव हिल गई है। इस बुरी तरह से इसकी ड्रिलिंग की गई जिसके चलते पूरी नींव हिल गई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको बताया, बिजली का कनेक्शन यहाँ पे रिस्टोर कराया गया। ये सामने आप देख रहे हैं थोड़ी लाइट जली है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं।
ये कंगना नजर आ रही है, सारी लाइट्स जल रही हैं यहाँ पे। कंगना ने आज दफ्तर जाकर देखा कैसे उनके सपनों की जगह को ध्वस्त किया गया। वो अपनी बहन और अपनी मैनेजर के साथ गईं, ग्राउंड फ्लोर का हाल देखा, फिर फर्स्ट फ्लोर पर गईं, वहां पर वीडियो भी बनाए। ये 48 करोड़ का बंगला है जिसमें कंगना ने जिंदगी भर की कमाई लगाई, लेकिन इस पर बीएमसी के बुलडोजर और हथौड़े चल गए। आपको दिखा दें कि ये जो पेड़ हैं आप देख रही हैं नीचे, ये सब लंबे लंबे पेड़ थे, पर क्योंकि जब बैल्कनी गिरी तो पूरा यहाँ पे तहस नहस हो गया, सारे पेड़ जो है वो भी टूट गए, उसके साथ साथ ये बैल्कनी टूटी। और यहाँ पे कंगना ने आके पूरा जायजा लिया। फायर एक्सटिंग्विशर दिख रहा होगा आपको, और लाइट जली दिख रही है, काफी जगह लाइट नहीं आ रही है, लाइट भी तोड़े गए हैं। और यहाँ पे जो आर्टिफैक्ट्स है, फर्नीचर टूटा नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनका जो घर टूटा है उसकी भरपाई बीएमसी को करनी ही पड़ेगी, और शायद उसी निश्चय को और मजबूत करने के लिए वो बर्बादी का मंजर अपने दफ्तर का वो देखना चाहती थी। टेबल, कुर्सी, फर्नीचर जो भी मिला सब तोड़ दिया गया। इस तरह तोड़फोड़ का अधिकार किसी को नहीं है। बिना इजाजत किसी के घर की एक चीज कोई सरकारी कर्मचारी छू नहीं सकता। जवाब देने का टाइम भी नहीं दिया। कंगना ने भी बदला लेने की कसम खाई। उन्होंने ये जो हाउस बनाया था, इसमें ना खाली पैसे लगाए, उन्होंने इसमें काफ़ी सारे इमोशंस उनके बैठे हुए थे इस घर में, बिकॉज उनका एक ड्रीम था जो फुलफिल हुआ था। जो मुझे अंदाज़ा मिल रहा है वो 2 करोड़ के ऊपर का अंदाज़ा मिल रहा है। अभी एग्जैक्ट फिगर समझ में आएगा कि क्या फिगर है, क्योंकि उन्होंने जो तोड़ा है वो आर्टिफैक्ट्स और जो फर्नीचर तोड़ा है, मूवेबल फर्नीचर, जो मैं कई दफ़ा कल भी बताया कि म्यूनिसिपल कभी इस तरीके की हरकत नहीं करती है कि आपके घर में जो मूवेबल आइटम्स है वो डिस्ट्रॉय करके जाती है। फिर भी रफली जो मैं आपको फिगर बताया उसके मैं डैमेजेस के लिए क्लेम करूंगा, और वही नहीं, आईपीसी के सेक्शंस 166 को भी मैं इन्वोक करूंगा, गवर्नमेंट से मांगूंगा परमिशन, और क्रिमिनल ट्रेसपास, क्योंकि उनकी हरकत शुरू से ही गलत रही है। कंगना ने ताकतवर लोगों से टक्कर ली और इसका हाल भी देख लिया, लेकिन इस लड़ाई को अंजाम तक ले जाएंगी कंगना। उनका हौसला किसी बुलडोजर से नहीं टूटेगा। पिक्चर अभी बाकी है। मुंबई से मौसमी सिंह और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। शिवसेना कल से कह रही है कि बीएमसी के एक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी ये बात कोई मानने को तैयार नहीं है। लोग यही मानते हैं कि कंगना महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोल रही थी, शिवसेना से टक्कर ले रही थी, इसीलिए उनसे बदला लिया गया। शिवसेना खुद इस बात को साबित भी कर रही है। आज शिवसेना के मुखपत्र सामना के फ्रंट पेज ने इसका सबूत दे दिया। इसमें कंगना का ऑफिस गिराए जाने की खबर छपी और इस खबर की हेडलाइन दी गई, उखाड़ दिया। ये हेडलाइन कंगना के से शिवसेना की खुन्नस को बताती है। सामना के संपादक संजय राउत हैं, उनके ही कंगना की जुबानी जंग हुई थी। मुंबई न आने की धमकी मिलने पर कंगना ने राउत को चैलेंज किया था। उन्होंने कहा था मुंबई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, जिसे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। सामना के फ्रंट पेज में आज के शीर्षक से सब साफ हो गया। कल की कार्रवाई कंगना के उसी डायलॉग का जवाब था। कल कंगना के ऑफिस पर बुलडोजर चला, अब कंगना की बारी है। आज कंगना का पॉलिटिकल बुलडोजर चला। कोई लाग लपेट नहीं, ठाकरे परिवार पर सीधा सीधा हमला। कंगना ने नेताओं को भी फेल कर दिया। शिवसेना की बीएमसी का बुलडोजर सबने देखा। कंगना का तहस नहस ऑफिस देखा। कंगना ने भी इसे जाकर आज देख लिया। अब बारी उसकी है। उसके पास ऐसा बुलडोजर है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन नुकसान बहुत करेगा। कंगना का पॉलिटिकल बुलडोजर चल रहा है, ये उसकी बातों में दिख रहा है। ठाकरे परिवार पर 5 सीधे वार किए हैं। पहला वार देखिए। जिस विचारधारा पर श्री बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था, आज वो सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना बन चुके हैं। जिन गुंडों ने मेरे पीछे से मेरा घर तोड़ा, उनको सिविक बॉडी मत बोलो, संविधान का इतना बड़ा अपमान मत करो। कंगना बाला साहब ठाकरे की बात लेकर आ गई। इसी से शिवसेना को आईना दिखाया, शिवसेना को सोनिया सेना बता दिया। कहा कि सत्ता के लिए विचारधारा से समझौता कर लिया। कंगना के हमले अब पर्सनल होने लगे। उसका दूसरा वार देखिए। इसमें वंशवाद के तीर हैं। तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं, मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। मेरा मुंह बंद करोगे, मगर मेरी आवाज, मेरे बात
फिर लाखों में गूंजेगी। कितने मुंह बंद करोगे, कितनी आवाजें दबाओगे, कब तक सच्चाई से भागोगे? तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो। ये शुद्ध राजनीतिक हमला है। एक फिल्म एक्टर से भिड़कर शिवसेना ने उन्हें फायर ब्रांड नेता बना दिया। कंगना ने चुभने वाली बातें की। शिवसेना की इन्हीं हरकतों की वजह से देवेंद्र फडणवीस ने सलाह दी होगी कि बीजेपी शिवसेना से गठबंधन न करे। धौंस दिखाने वालों से कभी झुकना नहीं चाहिए। चुनाव हारने के बाद शिवसेना ने मिलावट की सरकार बनाई और खुद सोनिया सेना बन गई। अब कंगना खुलकर लड़ रही है, उन्हें किसी की परवाह नहीं। वो राजनीति समझने लगी है। शिवसेना के पास मराठा कार्ड है, ये भी उन्हें पता है। मैं इस बात को विशेष रूप से स्पष्ट करना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र के लोग सरकार द्वारा की गई गुंडागर्दी की निंदा करते हैं। मेरे मराठी शुभचिंतकों के बहुत फोन आ रहे हैं। दुनिया या हिमाचल में लोगों के दिल में जो दुख हुआ है, वो ये कतई ना सोचे कि मुझे यहाँ प्रेम और सम्मान नहीं मिलता। ये शिवसेना के मराठी कार्ड की काट है। वो मैसेज दे रही हैं कि महाराष्ट्र का मतलब शिवसेना नहीं, उनकी लड़ाई शिवसेना से है, महाराष्ट्र से नहीं। मेरे कई मराठी दोस्त कल फोन पर रोए। कितनों ने मुझे सहायता हेतु कई संपर्क दिए। कुछ घर पर खाना भेज रहे थे, जो मैं सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के चलते स्वीकार नहीं कर पाई। महाराष्ट्र सरकार की इस कार्य करतूत से दुनिया में मराठी संस्कृति और गौरव को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। जय महाराष्ट्र। कंगना कोई भी इधर उधर की बात नहीं कर रही, वो सीधी बात करती है और उनके इसी बेखौफ तेवर से उन्हें बड़ा समर्थन मिल रहा है। मुंबई से मौसमी सिंह और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। कंगना से टक्कर को शिवसेना महाराष्ट्र की अस्मिता से जोड़ रही थी, यानी मराठी कार्ड के लिए अपने हिसाब से शिवसेना ने पंगा तो सही लिया था, लेकिन सामने कंगना रनौत थी, इसलिए ये पंगा महंगा पड़ गया। शिवसेना को अंदाजा नहीं था कि बीएमसी की जल्दबाजी में पूरा नैरेटिव ही डिमोलिश हो जाएगा। ऊपर से कंगना ने इस मामले को अब इमोशनल बना लिया है, वो शिवसेना के आंसू निकाल देंगे। हमारे लिए अब वो शिवसेना का विषय नहीं है, वो बीएमसी का विषय है। आप बोलेंगे अब बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है, वहाँ एक लीगल डिपार्टमेंट है। आप उस बारे में आप वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के मेयर से बात कर सकते हैं। पहले तो तेवर कुछ और ही थे, फर्क आप खुद देख लीजिए। पहले धौंस का अंदाज था, आज बात भी नहीं करना चाहते। अब वो शिवसेना का विषय नहीं है, वो बीएमसी का विषय है। आप उस बारे में आप वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के मेयर से बात कर सकते हैं। अगर वो लड़की माफी मांगेगी महाराष्ट्र की तो मैं सोचूंगा। वो लड़की अगर मुंबई को मिनी पाकिस्तान बोलती है, क्या वो उसकी हिम्मत है अहमदाबाद को मिनी पाकिस्तान बोलने की? 2 दिन में सब बदल गया। एक अकेली कंगना भारी पड़ गई। शिवसेना के लिए ये मामला बैकफायर होने के जैसा है, वो अकेले पड़ गए। अभिव्यक्ति की और उस अभिव्यक्ति पर महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ मंत्री ने बहुत तीखी टिप्पणी की। ऐसा लगता था कि महाराष्ट्र में सब लोग दुनिया के देश के जो है वो जा नहीं सकते हैं, रह नहीं सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं। वहां पर जो है वो इजाजत लेकर के जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार से उन्हें जो है उनकी जो धमकी भरी जो आवाज थी, जो बात थी, उसके प्रति स्वाभाविक रूप से उनका रिएक्शन था और उस रिएक्शन के चलते आज परिस्थिति कहां से किस प्रकार से आगे बढ़ी। शरद पवार ने सही समझाया था कि कंगना से भिड़कर कुछ नहीं मिलेगा। इस मामले को इतना ना बढ़ाते तो अच्छा था, लेकिन अब तो बात बढ़ गई। उद्धव ठाकरे के लिए तू तड़ाक करने वाली टिप्पणी पर कंगना के खिलाफ एफआईआर हो गई। बीएमसी भी अब तक अपनी बात पर अड़ी है। आज केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले कंगना से मिलकर आए। अठावले से कंगना की 1 घंटे बात हुई। वो कंगना के गुस्से को बता रहे थे। उन्होंने बताया कि भाई मेरा बहुत बड़ा अपमान हुआ है और 2-3 इंच अगर वो बांधकाम ज्यादा था तो मतलब वो तोड़ना चाहिए था, लेकिन अंदर का मेरा जो फर्नीचर है वो फर्नीचर भी पूरा तोड़ दिया है। पूरे जो वॉल थे वो भी तोड़ दिए हैं और मेरा भारी नुकसान हुआ है। तो मैं कोर्ट में जा रही हूँ और मैं कोर्ट से मुंबई महानगर पालिका की तरफ से मुझे कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। मैंने उनको बताया कि भाई आपके ऊपर अन्याय हुआ है। आप जब यहाँ कल आ रही थी तो कल आप आने के बाद मुंबई महानगर प्रशासन ने आपको
नोटिस देना चाहिए था। कंगना की मां भी आज सामने आई। उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ कंगना को सुरक्षा मिल गई, नहीं तो मुंबई में ना जाने क्या होता। उनको सबको पता है कि हम शुरू से कांग्रेसी थे, लेकिन फिर भी हमें सपोर्ट मिली किसकी? अमित शाह जी की, जिन्होंने मेरी बेटी को सिक्योरिटी दी। और मोदी जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब इस मामले को पूरी तरह से इमोशनल बनाकर कंगना शिवसेना के आंसू निकालने में जुटी है। कंगना इस मामले को कहां तक ले जाएगी, ये काफी हद तक शिवसेना के तेवर पर भी टिका है। अभी तो शिवसेना बैकफुट पर है। मुंबई से चित्रा त्रिपाठी और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। जी, मामला पलट गया है। कंगना के तेवर से शिवसेना बैकफुट पर चली गई है, लेकिन ये तो राजनीति की बात है। अगर कानूनी बात भी करें तो बीएमसी को इस मामले में अपना बचाव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बीएमसी पर कई सवाल उठे हैं। एक वजह तो ये है कि कोरोना की वजह से बॉम्बे हाई कोर्ट ने 30 सितंबर तक मुंबई में किसी भी अवैध निर्माण पर एक्शन लेने में रोक लगाई थी। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि बीएमसी को कंगना का दफ्तर तोड़ने की इतनी क्या जल्दी थी कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन करना भी जरूरी नहीं समझा। दूसरी बात यह है कि बीएमसी ने सिर्फ 24 घंटे का समय देकर कंगना का दफ्तर तोड़ दिया, जबकि इसी के बगल में फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के बंगले में अवैध निर्माण तोड़ने के लिए 7 दिन का नोटिस दिया गया। कंगना के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी को जवाब देने के लिए 18 सितंबर तक का समय दिया है। इसके बाद 22 सितंबर को इस पर सुनवाई होगी, लेकिन बीएमसी की हरकतों से उसकी नीयत पर सवाल उठ चुके हैं। कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चढ़ाकर बीएमसी ने जिस तत्परता का परिचय दिया, उस तत्परता से बीएमसी अब अपनी इस कार्रवाई का बचाव नहीं कर पा रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज कंगना के दफ्तर में बीएमसी की तोड़फोड़ के मामले में सुनवाई की और बीएमसी को कटघरे में खड़ा कर दिया। हाई कोर्ट ने पूछा, बीएमसी के अधिकारी संपत्ति के अंदर क्यों गए, जबकि उसकी मालिक वहां मौजूद नहीं थी। जवाब में बीएमसी ने कार्रवाई को सही बताते हुए कहा कि अवैध निर्माण को नियमों के तहत गिराया गया, इसमें अदालत को दखल नहीं देना चाहिए। बीएमसी ने हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार किए बिना कंगना के दफ्तर को तोड़ दिया। ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही कि क्या बीएमसी हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान भी नहीं करती। ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि बीएमसी ने नोटिस देने के 24 घंटे के भीतर ही कंगना के ऑफिस पर बुलडोजर चलवा दिया। 10:35 को आप नोटिस चिपकाते हैं कि मेरा रिप्लाई रिजेक्ट हो गया और 10:35 के पहले आपके आदमी तैनात होते हैं वहाँ पे तोड़ने के लिए। तो म्यूनिसिपल हमारे से बदनी की भावना के हिसाब से घर में घुस के ट्रेसपास करके, दादागिरी करके, गुंडागर्दी करके, अड़ोस पड़ोस को धमका के कि सोशली बॉयकॉट कर दो मेरे क्लाइंट को। तो ये हरकत के पीछे जाहिर सी बात है किसी का हाथ है, क्योंकि कोई भी म्यूनिसिपल अथॉरिटी, कोई भी ऑफिसर गैर कानूनी तरीके से ये सब अपने सर पे लेके नहीं करेगा, क्योंकि उसकी नौकरी पे आ सकता है। बीएमसी पर आरोप है कि उसने कंगना रनौत के बंगले को बदले की भावना से प्रेरित होकर ढहाया है और इसका सबूत खुद बीएमसी ने दुनिया को दिखाया है। कंगना की तरह मनीष मल्होत्रा को उनके बंगले में कंगना की तरह ही अवैध निर्माण के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि कंगना को 1 दिन में जवाब देने का नोटिस देने वाली बीएमसी ने मनीष मल्होत्रा को 7 दिन का वक्त दिया है। जाहिर है मनीष मल्होत्रा पर इस मेहरबानी का जवाब भी बीएमसी को देना पड़ेगा। एक सरकारी एजेंसी कथित तौर पे एक ही तरह का उल्लंघन और अलग अलग कार्रवाई। कंगना का बंगला है बंगला नंबर 5 और उसके ठीक बगल में फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का बंगला नंबर 6 है। कंगना को मिली 24 घंटे की मोहलत और उसके बाद हुई हथौड़ा कार्रवाई, मगर मनीष मल्होत्रा को मिला 7 दिन का नोटिस। एक ही दिन में 2 जगह नोटिस चिपकाया गया। एक शख्स को बोला गया कि आप 7 दिन में जवाब दीजिए वरना कार्रवाई होगी। मनीष मल्होत्रा के इस बंगले में आरोप है कि जो ग्राउंड फ्लोर पे कैबिन्स हैं वो अलग तरीके से बनाए गए हैं और फर्स्ट फ्लोर पे अगर आप देखें तो ये शेड्स जो काली और सफेद पट्टी में आप देख रहे हैं, ये शेड्स लगाए गए हैं जो कि नियमों का उल्लंघन है। पर उनके पास 7 दिन का समय है इस कार्रवाई को दुरुस्त करने के लिए, जवाब देने के लिए बीएमसी को और परमिशन लेटर दिखाने के लिए। बड़ा सवाल यही कि आखिर एक ही एजेंसी 2 लोगों के बीच में इस तरह का भेदभाव क्यों कर रही है। वैसे ये पहली बार नहीं हो रहा है जब बीएमसी ने अपनी बुराई करने वालों के खिलाफ इस हथकंडे का इस्तेमाल किया। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा ने भी जब बीएमसी में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी तो बीएमसी ने उन्हें फ्लैट में अवैध निर्माण को लेकर नोटिस थमा दिया था।
लेकिन बाद में कपिल शर्मा ने बीएमसी से समझौता करके बात खत्म कर दी थी। लेकिन कंगना रनौत से पंगा लेकर बीएमसी ने खुद अपने पैरों पर इतनी जोर से कुल्हाड़ी मारी है कि महाराष्ट्र सरकार को भी जवाब देते नहीं बन रहा है। कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चलवाकर सवालों से घिरी बीएमसी की नजर अब खार में उस बिल्डिंग पर है जहां कंगना रनौत के 3 फ्लैट हैं। ये इमारत एक बिल्डर ने बनाई है। वर्ष 2013 में कंगना ने यहाँ 3 फ्लैट खरीदे थे। बिल्डिंग के 5वें फ्लोर के फ्लैट में कंगना रहती हैं। वर्ष 2018 में बीएमसी ने कंगना के फ्लैट में अवैध बदलाव को लेकर नोटिस जारी किया था, जिसके खिलाफ कंगना ने कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया था। अब बीएमसी ने एक बार फिर कोर्ट से कंगना के फ्लैट को तोड़ने की इजाजत मांगी है। बीएमसी भले ही इसे सही ठहरा रही हो, लेकिन शिवसेना के विरोधियों के लिए तो ये बीएमसी की गुंडागर्दी है। बीएमसी खुद पर लग रहे आरोपों पर अभी तक चुप है, लेकिन उसे कोर्ट में तो जवाब देना ही पड़ेगा। मुंबई से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे से सीधी लड़ाई मोल ले ली है, लेकिन वो अकेली नहीं पड़ी हैं। कंगना रनौत को देश भर में समर्थन मिला है। कंगना के दफ्तर में बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर प्रदर्शन किए। महाराष्ट्र में आरपीआई कंगना का खुलकर साथ दे रही है। इस बीच कंगना की मां आशा रनौत पहली बार सामने आई और उन्होंने कंगना को सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया अदा किया। जब बेटी उठ खड़ी होती है तभी विजय बड़ी होती। मुंबई में शिवसेना के साथ कंगना रनौत की टक्कर क्या हुई? कहीं देश की बेटी के नाम पर, तो कहीं उसे मर्दानी कहकर, तो कहीं बदले के खिलाफ उठी आवाज के नाम पर कंगना को समर्थन मिल गया। और पूरे भारत की जनता की दुआएं उसके साथ है और मुझे ये बड़ी खुशी की बात है और मुझे अपनी बेटी पे बहुत गर्व है। कंगना के समर्थन में सबसे ज्यादा सड़कों पर संग्राम उनके गृह राज्य हिमाचल प्रदेश में हुआ। बीजेपी ने राज्य भर में खुलकर कंगना का साथ दिया। हिमाचल की राजधानी शिमला से लेकर कुल्लू, ऊना, सोलन, हमीरपुर और मंडी में बीजेपी ने कई रैलियां निकाली। कहीं पुतले फूके तो कहीं जोरदार नारेबाजी की। कंगना के अपमान पर सीधे सीधे उद्धव सरकार से 2-2 हाथ करने की हुंकार भरी गई। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बजरंग दल जैसे संगठन भी कंगना के समर्थन में आए। पूरे हिमाचल प्रदेश में जन भावनाएं जो है उसी रूप में है जिस प्रकार से पूरे देश भर में सब लोग जो है इस वक्त कंगना रनावत के पक्ष में खड़े होते दिख रहे हैं। चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सब जगह इस बात को कि महाराष्ट्र की सरकार ने गलत तरीके से सारे मामले को लिया है, इसको इस तरह से करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। कंगना के समर्थन में करणी सेना जैसे संगठन भी आक्रामक है। यूपी में आगरा से लेकर मऊ तक तो रानी लक्ष्मीबाई के शहर झांसी में कंगना के समर्थन में प्रदर्शन हुए। बिहार के पटना में भी कंगना को समर्थन मिला। शिवसेना जो खान गैंग की इस समय गुलाम बनी बैठी है, दाऊद की गुलाम बनी बैठी है शिवसेना, जो कभी बाल ठाकरे की हुआ करती थी, आज दाऊद इब्राहिम जिस शिवसेना को चला रहा है उसके विरोध में हमने उसका पुतला दहन किया है और सबक सिखाने का काम किया है। वो कमजोर नहीं है, हम उनके साथ खड़े हैं, हम आखिरी सांस तक कंगना रनावत जी का साथ देंगे। संजय राउत की बापौती नहीं है जो वो उसको मुंबई आने से रोकेगा या उसके साथ गलत व्यवहार करेगा या उसको मारने की धमकी देगा। तू आ, मैं तो अब भी कह रही हूँ कि आ तू हमारे उत्तर प्रदेश में, हम बताते हैं कि क्या होता है। जो एक दरिंदा है उसको उसकी औकात दिखाना चाहते हैं, इसलिए उसको चूड़ी पहनाई है। यूं तो कंगना ने मुंबई को जब पीओके जैसा कहा था तो बीजेपी और उसके सहयोगियों ने बयान से पल्ला झाड़ने में देरी नहीं की। लेकिन अब जबकि कंगना अपने तेवरों से उद्धव सरकार के खिलाफ माहौल बना रही हैं, तो महाराष्ट्र की राजनीति में भी मौके पर चौका लगाने की नौबत है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले कंगना से मिलने उनके घर गए और फिर कहा कि मुंबई सबकी है, कंगना को डरने की जरूरत नहीं। कंगना रनावत जी के बंगले में मैंने उनकी भेंट ली और उनके साथ मैंने 1 घंटा तक बात की है। उसमें मैंने उनको बताया है कि आपको मुंबई में डरने की बात नहीं है। मुंबई शिवसेना की भी है, आरपीआई की है, बीजेपी की है, कांग्रेस की है, राष्ट्रवादी की है और मुंबई सभी धर्म के लोगों के, सभी जाति के लोगों की, सभी भाषा के लोगों की मुंबई है। कंगना को समर्थन देने वालों में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद भी शामिल है। अखाड़ा परिषद ने कहा कि संत समाज कंगना के साथ है। सरकार घबरा करके बदले की भावना को उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। एक सरकार उनको वायु प्लस सुरक्षा देगी,
जो सराहनीय है और सुरक्षा उनकी ज़रूरत थी भी। अभी उनका मकान ऑफिस तोड़ना जा रहा है जिस पे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो अखाड़ा परिषद ही नहीं, सारे संत महात्मा उनके साथ में हैं। कंगना के दफ्तर पर बीएमसी की तोड़फोड़ को इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने गलत कहा है। एसोसिएशन की ओर से कहा गया कि ऐसा कभी नहीं होता कि एक दिन की नोटिस पर आप किसी की संपत्ति गिरा देते हैं। अगर कंगना के घर का निर्माण गलत है तो गिराओ, लेकिन सिर्फ कंगना ही क्यों, पूरी मुंबई में अवैध निर्माण है, उन्हें भी तोड़िए। कंगना को देश भर में मिले समर्थन के बीच कंगना और उनका परिवार खुलकर कह रहा है कि पहले हम कांग्रेसी थे, अब प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि मुश्किल वक्त में कंगना को केंद्र ने सुरक्षा देने का फैसला किया। मंडी से परी शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। नेता अभिनेता की लड़ाई के बाद अब लड़ाकू विमान की तरफ चलते हैं। हिंदुस्तान के आसमान का सबसे बड़ा रक्षक राफेल वायुसेना में औपचारिक तौर पर शामिल हो गया है। आज अंबाला से जो तस्वीरें आई हैं उनमें आपको भारत का आत्मबल नजर आएगा। अंबाला एयरबेस पर राफेल के औपचारिक तौर पर वायुसेना में शामिल होने पर भव्य कार्यक्रम हुआ। इस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ फ्रांस की रक्षा मंत्री ने भी शिरकत की। राफेल के वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल होने का मतलब यह है कि अब वो किसी भी मिशन के लिए बिल्कुल तैयार है। वायुसेना को उसका बाहुबली मिल गया। आज औपचारिक रूप से राफेल वायुसेना के तरकश में शामिल हो गया। आज अंबाला एयरपोर्ट पर इतिहास रचा गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली मौके पर मौजूद थे। परंपरा के मुताबिक सर्वधर्म यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म के अनुसार पूजा की गई। और इसके बाद राफेल की ताकत से वायुसेना लैस हो गई। भव्य नजारा था, ऐतिहासिक क्षण। पराक्रमी राफेल को वाटर कैनन की सलामी दी गई। जहां देश भर के लोगों के लिए यह गर्व का क्षण था, वहीं पाकिस्तान और चीन को ये तस्वीरें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होंगी। इसके बाद वो वक्त आ गया जब राफेल की ताकत, उसकी चपलता, उसकी सुपरसोनिक स्पीड देखकर लोग दंग रह गए। अंबाला के आसमान में भारत की ताकत दिख रही थी। वायुसेना के तूफान राफेल के साथ दमदार सुखोई की उड़ान देखी। दुश्मन के आसमान में ये जोड़ी बहुत घातक है। फाइटर प्लेन जगुआर और आसमान में भारत का तेज फैलाने वाले तेजस ने भी अपनी ताकत दिखाई, मानो अपने नए साथी का स्वागत कर रहे हैं। वायुसेना का बाहुबली अब किसी भी ऑपरेशन के लिए बिल्कुल तैयार है। राफेल की 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में औपचारिक एंट्री इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। साथियों, आज इनका इंडक्शन पूरी दुनिया, खासकर हमारी संप्रभुता की ओर उठी निगाहों के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है। हमारी सीमाओं पर जिस तरह का माहौल हाल के दिनों में बना है, या मैं सीधा कहूं कि बनाया गया है, उनके लिहाज से यह इंडक्शन बहुत ही अहम है। Today is a stellar achievement for both of our countries. Together, we are writing a new chapter in India-France defense ties. We are fully committed to the Make in India initiative, as well as to the further integration of Indian manufacturers into our global supply chain. राफेल फाइटर विमान ने एयरफोर्स की हवाई मारक क्षमता को और धार दी है। आज की दुनिया में किसी हथियार से जैसी अपेक्षा होती है, राफेल उसमें ऑलराउंडर है। एयर डोमिनेंस का बादशाह, पलक झपकते ही दुश्मन पर वार करने का देश का रक्षक है, लेकिन दुश्मन को अपनी रक्षा करने का मौका नहीं देता। राफेल इंडियन एयरफोर्स का टॉप गन है। जमीन पर मौजूद सेना को बेजोड़ सपोर्ट देता है। राफेल लड़ाकू विमान का कॉम्बैक्ट रेडियस 1700 किलोमीटर है। साथ ही ये 2 इंजन वाला विमान राफेल में 3 तरह की मिसाइल लगाई गई। हवा से हवा में मार करने वाली मिटियोर मिसाइल, हवा से जमीन पर मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल और हैमर मिसाइल। इसके अलावा जल्द ही स्पाइस 2000 को भी इसमें जोड़ा जाएगा। We are adding a new chapter in Ambala's and Indian Air Force's glorious history. You all have witnessed Rafale aircraft take to the skies and demonstrate some of its maneuvers and agility. The full range of missions
and the capability enhancement that this aircraft brings to the Indian Air Force is far more impressive. राफेल का रेट ऑफ क्लाइंब 300 मीटर प्रति सेकंड, यानी राफेल 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। राफेल ऊंचाइयों पर लड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। लगातार 10 घंटे की उड़ान भर सकता है। ये हवा में ही फ्यूल को भर सकता है। राफेल पर लगी गन 1 मिनट में 2,500 फायर करने में सक्षम है। राफेल में बेहद मजबूत रडार सिस्टम है। ये 100 किलोमीटर के दायरे में एक बार में एक साथ 40 टारगेट्स की पहचान कर सकता है। भारत को मिले राफेल लड़ाकू विमान करीब 24,500 किलोग्राम तक का भार उठाकर ले जाने के लिए सक्षम है। साथ ही 60 घंटे की अतिरिक्त उड़ान की भी गारंटी है। चीन ताकतवर है, लेकिन राफेल का खौफ उसे भी है। वो जानता है कि लद्दाख में उसकी एयरफोर्स लंबी लड़ाई के लिए अनफिट है और राफेल यहां तबाही मचा सकता है। यही वो डर है जो चीन को परेशान कर रहा है। ये डर अच्छा है, क्योंकि राफेल की ताकत चीन के ओवर कॉन्फिडेंस को। वायुसेना के सबसे पुराने एयरबेस अंबाला एयरबेस पर राफेल लड़ाकू विमान आधिकारिक तौर पर वायुसेना में शामिल हो चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में 5 राफेल लड़ाकू विमानों को शामिल किया गया और इसके साथ ही सुखोई, LCA तेजस जैसे विमानों ने राफेल का स्वागत किया यहाँ पर फ्लाई पास के जरिए। और अब खास तौर से लद्दाख में चीन से लगने वाली सरहद पर जो इस वक्त विवाद चल रहा है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। ऐसे में राफेल लड़ाकू विमान दोनों मोर्चों पर, यानी चीन और पाकिस्तान दोनों ही मोर्चों पर दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए पूरी तरह से तैनात है। कैमरामैन हिमांशु शर्मा के साथ मुझे देगी अंबाला, आज तक। अब खबर की पूरी पिक्चर को समझने के लिए सवाल जवाब के रूप में कुछ बातें आपको हम बताते हैं। इससे आपको साफ अंदाजा होगा कि राफेल की तैनाती चीन के लिए कड़ा संदेश क्यों है। पहला सवाल ये कि राफेल के अटैक का दायरा क्या है, अंबाला में तैनाती से क्या फायदा होगा। अंबाला से लद्दाख की दूरी करीब 430 किलोमीटर। ये दूरी आपको ज्यादा लग सकती है, लेकिन सुपरसोनिक विमान के लिए ये बहुत कम दूरी है। इसके अलावा राफेल के अटैक का जो दायरा है वो करीब 1700 किलोमीटर के घेरे में होता है। इसका मतलब ये कि लड़ाकू विमान और इसके हथियार इस सर्कल में कहीं भी मार कर सकते हैं। इस सर्कल में पूर्वी लद्दाख, चीन के अवैध कब्जे वाला अक्साई चिन्ह, तिब्बत, पाकिस्तान और पीओके है। दूसरा सवाल यह है कि राफेल लद्दाख जैसे ऊंचे क्षेत्र में कितना कारगर है। तो इस सवाल का जवाब है, भारत ने अपने राफेल विमान में जो बदलाव करवाए हैं उनमें से एक बदलाव जेट इंजन का भी है, जिससे इस लड़ाकू विमान को ऊंचाई और बेहद कम तापमान पर उड़ान भरने की ताकत मिलती है। चीन के पास इतनी ऊंचाई पर राफेल जैसी मारक क्षमता वाला भरोसेमंद विमान नहीं है। चीन को अपने J-20 पर बहुत गुरूर है, लेकिन राफेल के सामने J-20 बहुत हल्का पड़ जाता है। चीन का J-20 उसी इंजन का इस्तेमाल करता है जो सोवियत संघ के Su-30 में इस्तेमाल होता था, लेकिन राफेल का इंजन ज्यादा भरोसेमंद है, ज्यादा लंबे समय तक चलता है और इसका मेंटेनेंस भी लंबे समय तक किया जा सकता है। राफेल विमान अपने वजन से 1.5 गुना ज्यादा ईंधन और हथियार उठाकर उड़ सकता है। ये क्षमता J-20 पर बहुत भारी पड़ती है। राफेल की मारक क्षमता ज्यादा है और एक बार की उड़ान में 4 मिशंस को अंजाम दे सकता है, जबकि J-20 ऐसा नहीं कर सकता। राफेल में एक उड़ान में कई हमले करने की यह खूबी युद्ध की परिस्थितियों में बहुत मायने रखती है। दूसरी तरफ चीन का J-20 मल्टीपल मिशन को एक साथ अंजाम देने में सक्षम नहीं है। युद्ध क्षेत्र में राफेल का अनुभव बेजोड़ है। इसका इस्तेमाल अफगानिस्तान में हुआ, लीबिया में हुआ, सीरिया में हुआ, जबकि J-20 ने अब तक असली युद्ध क्षेत्र का अनुभव नहीं लिया। मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक शुरू हो गई है। पिछले 5 महीने से जारी LAC विवाद के बीच ये एक बहुत अहम बैठक है, लेकिन एक तरफ चीन भारत से बातचीत कर रहा है, दूसरी तरफ उसकी सेना पेंगोंग इलाके में अपनी ताकत बढ़ा रही है। 7 सितंबर को सैटेलाइट की जो तस्वीर सामने आई उसमें चीन का झूठ साफ दिखा। चीन लगातार अपनी सेना बढ़ा रहा है, खासकर पेंगोंग इलाके में नए टेंट, सैन्य वाहन, उपकरण देखे गए हैं। समझना मुश्किल नहीं है कि चीन धोखे वाला खेल खेल रहा है। LAC पर तनाव चरम पर है। चीन की धूर्तता हर मोर्चे पर, हर पोस्ट पर दिख रही है। भारतीय सेना चीन की ताकत और उसके धोखे वाली दोहरी चाल का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। भारतीय सेना LAC पर सामरिक महत्व वाली पोजीशंस पर मोर्चाबंदी करने में कामयाब रही है। 29 और 30 अगस्त को सेना ने दक्षिणी पेंगोंग में महत्वपूर्ण पहाड़ियों की चोटी पर कब्जा जमाकर चीन को हैरान कर दिया है। लेकिन यह खबर भी पक्की है कि चीन चुप नहीं बैठा है, बल्कि पलटवार की तैयारी में है। सैटेलाइट से मिली नई तस्वीरों ने
चीन की सक्रियता दक्षिण पेंगोंग में भारतीय सेना के सक्रिय होने के बाद हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की हरकत दिखी। ये सैटेलाइट तस्वीर 7 सितंबर की है। इसमें दक्षिण पेंगोंग में चीन की भारी तैनाती देखी जा सकती है। चीन की सेना के नए टेंट दिख रहे हैं, नई रोड बनाई जा रही है, इसके साथ ही नई पोस्ट भी बनाई गई है। चीनी सेना के वाहन भी नजर आ रहे हैं। इस सैटेलाइट तस्वीर से 2 बातें साबित होती हैं। पहली ये कि चीन अब भी ताकत बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी बात यह है कि भारतीय सेना के एलएसी पार करने के उसके आरोप में कोई दम नहीं है। पहले चीन की सेना ने भारतीय सेना पर एलएसी पार कर हेलमेट टॉप पर कब्जा करने का आरोप लगाया था, पर सैटेलाइट की तस्वीरों से यह साफ हो गया है कि चीन के दावों में कोई दम नहीं है। सैटेलाइट इमेज को देखिए तो हेलमेट टॉप में कोई निर्माण नहीं दिखता। यहाँ दोनों में से किसी सेना का कब्जा नहीं है, लेकिन सैटेलाइट की तस्वीरें चीन के झूठ को भी बेनकाब कर रही हैं। इसमें यह भी साफ नजर आ रहा है कि चीन की सेना पहाड़ की तलहटी पर बैठी हुई है। चीन के सैनिक टेंट लगाए हुए हैं। यहाँ चीनी निर्माण और ढांचे साफ दिख रहे हैं। सैटेलाइट इमेज से हेलमेट टॉप के पास नीचे के इलाके में चीन की सेना की सक्रियता भी पकड़ ली गई है। साफ देखा जा सकता है कि चीन यहाँ निर्माण कर रहा है, पोस्ट पर अपनी ताकत बढ़ा रहा है। वहीं पेंगोंग झील के उस पार उत्तरी तट पर बड़े और सामरिक महत्व के बदलाव देखे जा रहे हैं। चीन की सेना फिंगर 4 इलाके के पास कुछ पोस्ट से पीछे हटी है। तस्वीरों से यह साफ हो रहा है। चीन की नई पोजीशन फिंगर 4 पर टकराव वाली उस जगह से करीब 1.7 किलोमीटर की दूरी पर है। फिंगर 5 के पास 20 से ज्यादा चीनी बख्तरबंद गाड़ियां भी देखी गई हैं। कई टेंट भी नजर आ रहे हैं। चीन भारत पर एलएसी में तनाव बढ़ाने का झूठा आरोप लगाता है। उधर उसकी सेना फॉरवर्ड पोस्ट पर अपनी तैनाती बढ़ा रही है। यानी चीन एक तरफ बातचीत भी कर रहा है और दूसरी तरफ एलएसी पर उसकी सेना अपनी ताकत बढ़ा रही है। यह चीन के दोहरे खेल का सबूत है। लेकिन भारतीय सेना एकदम मुस्तैद है और हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार भी। कर्नल विनायक भट्ट के साथ अंकित कुमार, आज तक। इस वक्त रूस में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक हो रही है। एससीओ सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब भारत और चीन के बीच तनाव अपने चरम पर है। मई में तनाव की स्थिति बनने के बाद दोनों नेता इसी सम्मेलन में पहली बार आमने सामने आए हैं। इससे पहले गलवान घटना के बाद जयशंकर और वांग यी ने फोन पर बात की थी। आज जयशंकर और वांग यी के बीच द्विपक्षीय मुलाकात शुरू होने से पहले जयशंकर, वांग यी और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच त्रिपक्षीय बातचीत हुई है। रूस, भारत, चीन यानी RIC फ्रेमवर्क के तहत तीनों देश के विदेश मंत्री समय समय पर द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आपस में मिलते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप रहिए खबरदार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।